इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करें तो मैं एक बात आपको क्लियरली समझा दूं, कोई भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बस बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये पेन है, तो इस पेन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी एग्जाम में कभी नहीं आता व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर फिर भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन याद करनी है तो आप नोट से याद कर सकते हो, पर मैं यहां पर दोबारा बोल रहा हूं, हम सिर्फ काम की बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझे, या हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम फील्ड को समझे, हम सिर्फ काम की बात को समझे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी। बस इतनी इतनी सी बातें समझनी है हमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी इस पेन की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, सिंबल। अगर हम सिंबल की बात करें प्यारे बच्चों, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यानी ऐसे ही बस हमें पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर को पढ़ना है, और जो एग्जाम में आएगा वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये एग्जाम में आएगा। सिंबल ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्यारे बच्चों स्केलर होता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये बात आप नोट्स में लिखते चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है, पता लग गया जी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये दो तरीके के होते हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस दो तरीके के होंगे। तो अगर हमें सिंबल में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं कई बार, जैसे -10 +10, या ऐसे लिखते हैं, देखो Q -Q, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Q का मतलब चार्ज होता है। तो आप इसको -Q भी लिख सकते हो, माइनस कैपिटल Q भी लिख सकते हो, और सिर्फ Q लिखोगे इसका मतलब प्लस माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने सीख ली। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या याद रखना है बेटा, कि इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो होता है कूलम। ऐसा यूनिट की बात करें, कूलम, तो कूलम इसकी यूनिट होती है। और फाइनली अगर मैं इसका कंक्लूजन दूं तो हमें यह याद रखना है कि चार्ज का एक एग्जांपल Q इज इक्वल टू, जैसे माइनस चार्ज है, -10 कूलम। तो इतनी सी बात अगर हम याद रखते हैं तो हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसका सिंबल ये है, उसका यूनिट ये है, दो टाइप का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जीवन भर याद रखना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कहां पर मिली, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁻19। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 10⁻⁻19। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यह है E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यह प्लस होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट चार्ज किसके ऊपर होता है। फिर प्यारे बच्चों अगर हम इस चैप्टर में बढ़े तो इस चैप्टर में जो अगला पॉइंट होता है जो हमें याद रखना होता है वो बेसिकली होता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये वाला टॉपिक हमें याद रखना होता है। तो जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे आप भी लिखते जाओगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला होता है कि दो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको इनके डेफिनेशन चाहिए तो नोट से आपको इजीली मिल जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज की डेफिनेशन आज के टाइम पर कोई नहीं पूछता। तो आप सिर्फ काम की बात याद रखो, सिंपल है कि दो चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना प्यारे बच्चों कि जो है ना चार्ज कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें पहला है कि चार्ज को ऐड कर सकते हैं, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, टाइगर को कंजर्व करो, वैसे बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कंजर्व करने का मतलब होता है कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आइसोलेटेड सिस्टम से आपका क्या मतलब है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया तिजोरी। मान लो मेरे घर में तिजोरी है और उसके अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, 10K रुपीज पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए। तो 100 साल बाद भी, अगर हम 100 साल बाद की बात करें तो 100 आइसोलेटेड सिस्टम मतलब तिजोरी। मान लो आपके घर की तिजोरी में 10,000 रुपए छोड़ गए आपके परदादा, और आपको 100 साल बाद तिजोरी मिल रही है, तिजोरी, तो उसके अंदर 10,000 रुपए ही होंगे। वो 10,000 रुपए 12 नहीं बन जाएंगे, या 10,000 रुपए 8,000 रुपए नहीं हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज न बढ़ेगा न घटेगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हजारों साल बाद भी। यानी यहां पर अगर 10 कूलम का चार्ज है तो यहां भी 10 कूलम का चार्ज ही रहेगा। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों। अगेन आई एम सेइंग, डेफिनेशन अगर आपको चाहिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वहां से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, पर अभी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चैप्टर को समझे। अगर आप चैप्टर को समझ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, आपका चैप्टर क्लियर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है।
फिर प्यारे बच्चों थर्ड आपको समझना है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तुम्हारे मन में आएगा कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल है समझना। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, और प्यारे बच्चों इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, और इसके पास भी सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, ये भी 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव। तो फिलहाल इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है। प्यारे बच्चों इसको भी हम न्यूट्रल कहते हैं, और न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो चार्ज। जीरो चार्ज, न्यूट्रल का बेसिक मतलब है जीरो चार्ज। यानी बेटा अगर ये न्यूट्रल है तो यहां पर जो चार्ज है वो जीरो है। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे। अब आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। अच्छा, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया तो यहां पर क्या होगा बताओ? यहां पर बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यहां पर हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। रीजन क्या है? पहले यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहां भी 10, 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, तो आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके पास हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और यहां पर अगर हम खास बात देखें ध्यान से तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन 9 है और प्रोटॉन 10 है, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें सिखाता है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 10 ट्रांसफर होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते वक्त 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन। सोचने में ही अजीब सा लगता है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे, किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो 4 होगा। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N का मतलब क्या होगा 1 2 3 4, जहां पर इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा गया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू N इंटू में E। यानी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो ऐसे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और सिंपल भाषा में बोले तो N इंटू में E, जहां पर N का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। इसी को डेफिनेशन में ऐसे बोला जाता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दोगे तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं और उसका चार्ज होता है जीरो। ये भी न्यूट्रल है, इसका चार्ज है जीरो। लेकिन अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव, इसको नेगेटिव बना रहे हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं। यानी एक रूल याद कर लेते हैं। रूल क्या याद कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो मैं कहता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर? इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि हमने ट्रांसफर कितने किए बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, समझना, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? तो इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का 10E। यानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना ध्यान से, जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। इसीलिए कई बार किताबों में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा होता है प्लस माइनस NE। प्लस माइनस NE का मतलब क्या है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, यहां पर आया है, तो इसका आंसर होगा माइनस NE, इसका आंसर होगा माइनस NE। और बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका आंसर होगा प्लस का NE। तो इकट्ठे किताबों में लिखते हैं प्लस माइनस NE। तो हम लोगों ने यह सीखा कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव, और दोनों के लिए फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। बस जिसके ऊपर नेगेटिव है उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस NE, और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर प्लस NE। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊं तो इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सिंबल ये है, स्केलर है, ये प्लस माइनस 2 होते हैं, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। फिर प्यारे बच्चों कुछ यहां पर हमने बातें सीखी, और हमने ये भी जाना कि इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसमें पहला नियम क्या है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व्ड है। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमें सिखाता है चार्ज हमेशा NE के रूप में हो सकता है। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों अब टॉपिक खत्म करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जनरली मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं देख लो। Q इजिकल टू एन ई वाले फॉर्मूले पे एग्जाम में दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि एक कूलम अगर चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन होता है अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो एन कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे Q इजिकल टू एन ई हमारा फॉर्मूला होता है। आपने मुझे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दिया है और मुझसे आपने n पूछा है, जहां पर n का मतलब क्या है अगर आपको ठीक से याद हो तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो Q इजिकल टू एन ई में जहां n आपको निकालना है और e की वैल्यू आप जानते हो 1.6 10 की पावर -19, तो यहां से आपको n की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लोग याद कर लेते हैं, आप भी चाहो तो याद कर सकते हो 1/1.6 10 की पावर -19। अगर प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1.6 की जगह 6.25 10 की पावर 18 n की वैल्यू, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। तो आपसे कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आप रेडी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का। तो फटाफट इसे नोट कर लो। बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिला के आते हैं, यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए करंट का फॉर्मूला ना आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो कई बार ना हम यहां पर चार्ज की जगह पर पुट कर सकते हैं ये फॉर्मूला Q इजिकल टू एनी। तो आपके लिए जो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा एनी अपॉन में टाइम। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको बोले कि भैया हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो करंट कैसे निकालोगे? तो आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, यहां पर E की वैल्यू पुट करोगे और टाइम, तो आपको करंट मिल जाएगा। जहां N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E का मतलब है 1.6 10 की पावर -19 और T का मतलब है टाइम। तो ये हम बेसिक क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, बाकी और भी जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं अलग से आपको दूंगा, ठीक है? आप प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्यारे बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को एक सिंपल सी चीज समझाने जा रहा हूं। इस चैप्टर में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। हम दोबारा आपको समझा दें एक छोटी सी बात कि यहां पर सिर्फ काम की बात की जाएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आपको हजार जगह मिल जाएगा और आज के टाइम पर जनरली कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत ही कम चांस है कि आए, पर कूलम्स लॉ की डेफिनेशन बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। कूलम्स लॉ क्या कहता है ये पॉइंट को समझिए। कूलम्स लॉ कहता है कि भैया पहली बात तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस, पहले पॉइंट रहेगा पॉइंट चार्जेस, दूसरा वैक्यूम। तो कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस है, जैसे मान लो Q1 और Q2 और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है R और ये रखे हुए वैक्यूम मतलब खाली जगह पे, तो प्यारे बच्चों इनके बीच में फोर्स होगा। अब ये फोर्स जो है अगर ये दोनों प्लस है तो यहां पर फोर्स होगा रिपल्शन, अगर दोनों माइनस है तब भी फोर्स होगा रिपल्शन। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ तो ये फोर्स होगा अट्रैक्शन का, यानी फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है, फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये जो फोर्स है अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकता है। तो फोर्स की जो वैल्यू है ना वो दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा, दोनों के मल्टीप्लाई पे। और जो फोर्स है इनवर्सली डिपेंड करेगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर पे, कि यहां पर डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, यही कूलम्स लॉ है। तो अब मैं बोल दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम with separation r, force is directly proportional to product of charges, multiplication of charges, product मतलब multiplication of charges and inversely proportional to square of distance। ये नोट्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, डेफिनेशन की चिंता मत करो, डेफिनेशंस आजकल एग्जाम में नहीं आते हैं। तो अब मैं कूलम्स लॉ की अगर बात आते भी है तो बना तो खुद ही लोगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों इसको कंबाइन किया जाएगा, तो ये जो कंबाइन करने पे आपको मिलेगा F इजिकल टू, अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम, तो ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और साथ ही साथ यहां पर एक कांस्टेंट मिलता है K। इस K के बारे में आपको बता दूं, ये क्या है बेटा? फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर बेटा प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर कांस्टेंट आ रहा है K, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इस K की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब मैं आपको एक गजब का होमवर्क दे रहा हूं जो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इस K की यूनिट क्या है एंड डायमेंशन क्या है, ये आपको कमेंट करना है किसी भी हाल में। यूनिट एंड डायमेंशन इसके याद कर लेना, उस टाइम पर आप होपलेस हो जाओगे, एमसीक्यू आपका 1 नंबर का खराब हो सकता है। ये K काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन। अब प्यारे बच्चों इस K जो है ना, इस K को भी आगे देखो, इस K का एक और रूप दिखाता हूं। इस K का भी एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्यारे बच्चों जैसा कि हमने अपने चार्जेस को वैक्यूम में रखा था, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों वैक्यूम।
ये वैक्यूम का प्रतीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। दोबारा बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो आप प्लीज इसको ध्यान रखना। और मैं आपको खास बता रहा हूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ई नॉट, इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। और एक और छोटी सी बात, अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी यूनिट एंड डायमेंशन आप याद कर लेना। यूनिट एंड डायमेंशन याद कर लेना प्यारे बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, मजाक कर रहा हूं, ऐसा मत करना कुछ भी। तो हम लोगों ने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि कूलम्स लॉ कहता है F = K Q1 Q2 by R², जहां K की वैल्यू ये होती है और ये इसकी यूनिट डायमेंशन याद करनी है। K को अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई, और पाई सब जानते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ना जब हम कूलम्स लॉ पढ़ लेते हैं तो कूलम्स लॉ में हमें एक और चीज पढ़नी होती है काफी डिटेल में, जो कि होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब प्यारे बच्चों ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, इस चीज को समझते हैं ध्यान से। ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, इसके अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में आपको ध्यान देना है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q1 और Q2, तो यहां पर क्या क्या चीजें जो दिल दिमाग में बहुत बढ़िया से रखना है। पहला पॉइंट ये कि देखो अगर ये प्लस और ये प्लस है तो ये जो पहला वाला है दूसरे को धक्का मारेगा, ये पहला वाला दूसरे को धक्का मारेगा, तो हम इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जहां पर फोर्स ऑन 2 है इसको ऐसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2, यानी कि अगर 2 यहां लिखा हुआ है तो फोर्स दूसरे पे लग रहा है। अच्छा, अभी जो दूसरा वाला है पहले वाले को रिपल्शन देगा इस तरफ, तो इधर जो होगा वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहां पर जो फोर्स है ऑन 1, यानी कि लिखने का तरीका समझ लो, फोर्स ऑन 1 तो फोर्स F12 इसको ऐसे लिखा जाता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसको पढ़ेंगे ड्यू टू 2, यह है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो एक बार 1 सेकंड का टाइम लेके पढ़ो कि हम लिख क्या रहे हैं। अगर दूसरे पर फोर्स निकालना है दूसरे पर, तो इसको F21 लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों इस वेक्टर फॉर्म की खास बात क्या है, ये वेक्टर फॉर्म हमें क्या क्या सिखाता है। ये वेक्टर फॉर्म हमें ये सिखाता है कि जो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट। तो वेक्टर फॉर्म से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन कि फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो फोर्स है ना, देखो ये जो फोर्स है एक दूसरे के सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब वो उसको उधर धक्का मार रहा है, ये इधर, तो एक दूसरे के छाती की तरफ, सेंटर की तरफ। जैसे मान लो ये इसका सेंटर है तो इस तरफ ही फोर्स लगा है, ये इसका सेंटर है तो इस तरफ फोर्स लगा है। तो बेटा ये जो फोर्स है ये होता है सेंट्रल फोर्स, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है क्योंकि दे एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये लाइन की तरफ लग रहा है, ऐसे एक दूसरे के लाइन की तरफ, इस लाइन की तरफ लग रहा है इधर और इधर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट, सेंट्रल फोर्स, और न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करते हैं, थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। अब ये 3 पॉइंट्स को अगर हम समझ गए तो हम कूलम्स लॉ भी समझ गए, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी समझ गए। अब प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, आप प्लीज इसे बताओ अब तक क्लियर है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आपसे ना एक छोटी सी बात और डिस्कस कर रहा हूं, जो करना नहीं चाहिए पर कर लेते फिर भी। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और आपसे कोई बोले कि भाई मुझे फोर्स लिखना है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना है, तो अगर आपसे कोई बोले कि मुझे F लिखना है 2 1 वाला, तो आप ऐसे लिखना K Q1 Q2 डिस्टेंस का क्यूब R वेक्टर। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए कुछ नहीं करते, डिस्टेंस के स्क्वायर की जगह पर क्यूब कर देते हैं और ऊपर R वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई ऐसे बोले कि भाई मेरे को ये लिख के दिखा, F12 लिख के दिखा, तब क्या करोगे। F12 लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब R वेक्टर, लेकिन एक माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऑन 1, जो 1 पर फोर्स लगा है वो पीछे की तरफ लगा है। तो इतना ही काम प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म में करना होता है। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब जो हम सीखने जा रहे हैं उसके ऊपर एग्जाम में पहले क्वेश्चन आता था और अभी भी आ सकता है। तो बेटा एक टॉपिक होता है जो हमें सीखना है, दैट इज कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है कुछ चार्ज करने का, तो मेथड ऑफ चार्जिंग हम देख लेते हैं एक बार। मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग को हम सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसके ऊपर। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग का सबसे आसान तरीका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा दोगे तो चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है A और ये कोई बॉडी है B, हम इन दोनों का फ्रिक्शन करा दे। फ्रिक्शन कराने से क्या होगा, अगर इन दोनों को आपस में रगड़ दे तो रगड़ने से ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां चला जाए। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसकी वजह से होता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से, या हम बोल सकते हैं रबिंग की वजह से, रबिंग। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन या रबिंग भी हो सकता है। प्यारे बच्चों दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरा टॉपिक होता है हमारा टच। टच यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और ये कंडक्शन वाले के ऊपर और कूलम्स लॉ को लगा के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ये कंडक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूं आपको ध्यान से
यहां पर कंडक्शन के अंदर हम ना दो बॉडी को आपस में टच करवाते हैं। मान लो हमारे सिलेबस में यह है आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब कि मान लो ए नाम का स्फीयर है तो दूसरा बी नाम का स्फीयर ही होगा, ये दोनों बॉडी एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल बॉडी। मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2 और इन दोनों का हम लोगों ने कांटेक्ट करवा दिया। तो कांटेक्ट करवाने से क्या होता है प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, अगर ये ए है और प्यारे बच्चों ये बी है तो ए के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2 और बी के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2। यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एवरेज होता है और इसके ऊपर चार्ज भी होता है वो भी क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। यानी कि Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। तो बेटा दूसरा मेथड होता है हमारे किसका, कंडक्शन का, वो मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग का। फिर प्यारे बच्चों एक तीसरा मेथड है वो भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों जो तीसरा मेथड है वो है इंडक्शन। अब इंडक्शन के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें प्योर दिमाग लगाया जाता है। इंडक्शन में क्या किया जाता है समझना, सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं, जैसे मान लो 3 प्लस है और 3 माइनस है। तो प्यारे बच्चों ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल क्योंकि इसके अंदर 3 प्लस है और 3 माइनस है, न्यूट्रल। और इसके बगल में प्यारे बच्चों मान लो हमने किसी नेगेटिव को रख दिया, तो यहां पर क्या होगा इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं। अगर हम एक नेगेटिव को रख देंगे तो कुछ सेकंड बाद ही हमें नजारा ऐसा दिखेगा, प्यारे बच्चों कि नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। नेगेटिव ने पॉजिटिव को खींच लिया, इसके अंदर के पॉजिटिव को खींच लिया, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को भगा देगा, तो ये नेगेटिव दूर हो जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लोग मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम ना अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा दूं। अर्थिंग का मतलब होता है कि हम ना इनको जो नेगेटिव है हमारा, इनको हम धरती में भेज रहे हैं, धरती में। यहां पर बेटा ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब होता है कि जो भी चार्जेस है वो धरती में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग करने से क्या होगा, ये हमारे जो नेगेटिव वाले हैं वो मान लो धरती में चले गए, तो हमारे पास बचा 3 पॉजिटिव। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हम दूर भगा देंगे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला एक बॉडी जो न्यूट्रल था, जिसके अंदर प्लस माइनस दोनों था, अब सिर्फ बचा है पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पर जो ये प्रोसेस है, ये वाला सिर्फ इतना प्रोसेस, अर्थिंग को छोड़ के जो ये चार्ज का सेपरेशन हुआ है, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, इसी को इंडक्शन कहा जाता है, इंडक्शन। तो बेटा इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। समझ पाए, दैट इज इंडक्शन, और कुछ भी कोई खास बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों अब ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि देखो एक 10 कूलम का चार्ज था और एक 12, चलो दूसरा लेते 20 कूलम का चार्ज, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस r है, और इनके बीच में फोर्स जो है वो है 50 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 10 कूलम का चार्ज, 20 कूलम का चार्ज, डिस्टेंस है r और फोर्स है 50 न्यूटन। फिर कहेंगे कि इफ बोथ टच्ड, दोनों को हमने कांटेक्ट में ला दिया, बोथ कांटेक्टेड, व्हाट इज फोर्स नाउ, अब फोर्स का क्या होगा, अगर दोनों को टच कर देंगे तो फोर्स क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको समझो, क्या समझो कि ऐसे समझो कि अभी जो फोर्स है वो है K 10 इंटू 20 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 50 है बेटा। अभी जो हमारी इक्वेशन ऐसी है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में ला दोगे तो क्या होगा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में ला देंगे तो क्या होगा, कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और यहां पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। आपको मैंने कांटेक्ट वाला अभी सिखाया, बस मैंने अभी सिखाया कांटेक्ट में क्या होता है, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे ठीक से तो Q1 प्लस Q2/2 यानी कि 10 प्लस 20/2 यानी कितना हो जाएगा बताओ, 15 कूलम, और ये भी क्या हो जाएगा 15। 10 प्लस 20/2, 10 प्लस 20/2, 30/2, 30/2, 15। अब हमारे फोर्स का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, K 15 इंटू 15 बाई आर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, ये समझने वाली बात है। आप यहां से, आपके पास दो सिचुएशन है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, अगर मान लो इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूं तो डिवाइड करने से क्या होगा, देखो 50 बाई एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 20 बाई 15 इंटू 15। बोलो कैसे हुआ, ये डिवाइड करने से के आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और 50 के नीचे आएगा एफ, 50 बाई एफ, और यहां से आप एफ की वैल्यू निकाल लोगे। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पॉपुलर होते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखना है ये देखो। अब एक कॉन्सेप्ट है जो आप जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। देखो आप लोगों ने पढ़ा फोर्स इन वैक्यूम। अगर दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखा जाएगा तो उसको बोलते हैं एफ वी, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको बोला जाता है फोर्स इन वैक्यूम, या फिर इसको बोलते हैं एयर,
कि फोर्स हमारा एयर में है या फिर वैक्यूम में है। ये कूलम्स लॉ कूलम साहब ने बताया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि दो चार्जेस को प्यारे बच्चों पानी में डाल दिया गया है, दो चार्जेस को H2O में डाल दिया गया है, पानी में डाल दिया गया है। अगर दो चार्जेस को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? तब प्यारे बच्चों हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं FM, जहां FM का सिंपल मतलब होता है फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम कि अब हम फोर्स निकालेंगे मीडियम के अंदर। तो यहां पर प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या आता है? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया के। बेटा इस के का नाम अलग है, ये के वो नहीं है जो पीछे हमने पढ़ा था। इस के को बनाने का तरीका भी देखो, मैं थोड़ा अजीब सा बना रहा हूं इसको। इस के का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसी का नाम होता है। या तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों, इस सेम फॉर्मूले को ऐसा लिखा जाता है फोर्स इन वैक्यूम बाई ER, जहां पर इस ER का मतलब भी यही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अब प्यारे बच्चों यहां से एक बहुत ही गजब की बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। वो गजब की बात क्या है प्यारे बच्चों? वो आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं सिखाता हूं। मान लो आपसे किसी ने बोला कि भैया दो चार्जेस है और ये वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, वैक्यूम खाली जगह में रखा हुआ है या एयर के अंदर रखा हुआ है और इनके बीच में फोर्स है 10 न्यूटन। फिर बोला जाए कि भैया हमने उठा के उसको पानी में डाल दिया, पानी में हमने उन दोनों चार्ज को उठा के हमने इसको डाल दिया पानी के अंदर, और बोला जाए उस पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है, या फिर बोल जाए उसका रिलेटिव परमिटिविटी उसका 80 है। तो बताओ अब फोर्स क्या होगा? अगर पहले फोर्स 10 न्यूटन था तो अब फोर्स क्या होगा? तो प्यारे बच्चों हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हमारा क्वेश्चन है कुछ मीडियम वाला। तो हम बोलेंगे फोर्स इन मीडियम, FM का मतलब है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि जो हमारा फोर्स इन मीडियम है वो होगा फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन वैक्यूम हमारा 10 दिया हुआ है कि भैया फोर्स जो है 10 है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें 80 दिया हुआ है, तो आप 80 से डिवाइड करोगे आपको आंसर दिख जाएगा न्यूटन के अंदर। यानी यहां से एक और बात सीखने वाली है। क्या बात सीखने वाली है? कि अगर दो चार्ज के बीच में किसी मीडियम को डालोगे, मीडियम मतलब पानी को डाल दिया, प्लास्टिक को डाल दिया, पेट्रोल को डाल दिया, डीजल को डाल दिया, अगर दो चार्जेस के बीच में किसी भी मीडियम को डालोगे तो फोर्स घट जाता है। देखो पहले फोर्स था 10, अब हो गया 10/80, 80 गुना कम हो गया है। देखो पहले फोर्स था 10, अब उसको 80 से डिवाइड करना पड़ रहा है। पहले फोर्स 10 था, अब 80 से डिवाइड करना पड़ रहा है। इसी चक्कर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि दो चार्ज के बीच में अगर हम प्लास्टिक की शीट डाल देंगे, हमने कोई मीडियम डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिया, प्लास्टिक, तो बताओ फोर्स घटेगा बढ़ेगा? भैया फोर्स घट जाएगा। दो चीजों के बीच में अगर आप फोर्स, दो चीजों के बीच में कुछ डाल दोगे मीडियम, तो उसका फोर्स घट जाएगा। जैसे कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एग्जाम के लिए। मान लो दो चार्जेस के बीच में हमने मेटल डाल दिया, मेटल, हमने मेटल डाल दिया, मेटल, तो बताना है कि फोर्स का क्या होगा, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और प्यारे बच्चों प्लीज दिमाग में एक बात रखना, ये वाला के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कई लोग इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने के पढ़ाया था, वो था 9 × 10⁹। बेटा ये के नहीं है, वो इस के का नाम ही अलग है। ये के में टेढ़ा बना रहा हूं जानबूझ के। इस के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी इसका नाम है। अब प्यारे बच्चों मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया दो चार्जेस के बीच में मैंने एक मेटल डाल दिया, मेटल, और मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो तुम क्या बोलोगे? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप बोलोगे फोर्स इन वैक्यूम बाई के की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। और किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। बताओ फोर्स इन मीडियम क्या हो गया? 0 हो गया। समझ पा रहे हो? यानी कि मीडियम डालने से फोर्स घटता है और मेटल डालने से फोर्स बहुत घट जाता है। इतना घट गया कि 0 हो गया। तो मेटल डालने से फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कोई भी अगर कोई भी मीडियम डालोगे दो चार्ज के बीच में तो फोर्स घटता है। फटाफट इसे नोट करो। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब प्यारे बच्चों डिफिकल्ट पेपर के लिए आपको एक चीज सिखाता हूं, सुनो ध्यान रखना प्यारे बच्चों। हम लोगों ने अभी ER पढ़ा, तो ER को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स, देखो एक चीज सिखाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन, ऐसे पढ़ा आप लोगों ने मुझसे, देखो फोर्स इन वैक्यूम बाई ER इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं यहां से ER निकालूंगा तो क्या बनेगा? ER निकालेंगे तो बनेगा फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप बोलोगे फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक और बात ध्यान रखना कि E अपॉन में
ई नॉट, सही है, ई अपॉन में ई नॉट। चलो मैं अलग से लिखता हूं इसको, रुक जाओ। रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ई अपॉन में ई नॉट। अब ये ई नॉट क्या है इसको समझना, ये ई नॉट होता है वैक्यूम वाला, वैक्यूम वाला जिसकी वैल्यू हमने बताया था आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10 की पावर -12। तो ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये डिफिकल्ट पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आपसे कोई बोले व्हाट रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान रखना, अगर कोई मीडियम है, मान लो पानी, सपोज करो पानी है, तो पानी के एब्सोल्यूट परमिटिविटी को बोला जाता है ई, या इसको आप ईएम बोल सकते हो, ईएम। तो यहां पर जो ईएम है ना, ईएम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहां पर जो ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अगर कोई चीज रटना पड़े तो रट लो, अब टाइम नहीं है कि हम इस पे मंथन करें। सिंपल है, रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यानी ये भी फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का, ये भी फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का, और इसी को याद करो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, और इसी को हम के बोलते हैं, के मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बातें अगर आप हल्का फुल्का याद रखते हो तो एग्जाम में आप अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ यहां तक समझ में आया सबको? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों वही मैं कह रहा हूं, अभी का जो टाइम है ना वो ऐसा नहीं है कि हम जाने की ये कहां से आया, वैसे भी हमें बताया नहीं कि कहां से आया ये, बस हमारे एनसीईआरटी में लिखा है और हमने पढ़ लिया। इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी, बस बात खत्म। अब मान लो इसके ऊपर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जनरली इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि आपसे बोले कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो है 12 इंटू 10 की पावर मान लो -6, -6 तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मान लो +2 लिख दिया मैंने बाई चांस। किसी मीडियम की परमिटिविटी दी हुई है, किसी आपको मीडियम की परमिटिविटी दी है, और आपसे बोल दे कि बताओ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आप तो बोलोगे ये क्या बला है भाई, तूने मीडियम का क्या दिया है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और हमसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे देखो हमारे सर ने कहा था ई आर इज इक्वल टू ई ऑफ मीडियम, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में ई नॉट, और इसी को तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को तो हम के बोलते हैं बेटा, के मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे देखो भैया इसी को के बोलते हैं, तो के का फॉर्मूला हो जाएगा ई एम बाई ई नॉट। अब प्यारे बच्चों जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ईएम की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर +2, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 की पावर -12। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना, कि आपसे बोलेंगे देखो रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, बताओ एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताओ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल बताओ। इस बार रिलेटिव दिया है, ईएम पूछा है, तो आप दिमाग क्या लगाओगे, आप बोलोगे देख हमारे सर ने पहले समझा दिया था कि डिफिकल्ट पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुम बोलोगे देख भाई ई आर इज इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट, और तूने मुझसे ईएम निकालने को बोला है, ईएम मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम प्यारे बच्चों। तो आप बोलोगे अच्छा बेटे ई आर की वैल्यू 80 है, 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ईएम। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, सब कुछ बताते चलूंगा कहां कहां पर क्या क्या पॉइंट्स है जिस पर हमें जोर देना है, तो इन पॉइंट्स पर हमें बहुत ज्यादा जोर देना है जो हमारे काम का है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली प्यारे बच्चों फोर्स इन मीडियम पढ़ लिया हमने, रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए, वेक्टर फॉर्म सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारा जो मेन टारगेट होता है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी सारी चीजें आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ना क्या क्या बातें ध्यान देना है आपको। पहली बात तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इनविजिबल एनर्जी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास इनविजिबल एनर्जी होती है, इस प्रकार से ये जो एनर्जी है हमें दिखाई नहीं देता, और इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी चार्ज के आसपास इनविजिबल जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्या होगा, अगर मान लो एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज का भी इनविजिबल एनर्जी निकलेगा, ये दूसरा इनविजिबल एनर्जी इसका निकल रहा है। अब होगा क्या, इसकी इनविजिबल एनर्जी और इसकी इनविजिबल एनर्जी आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन किसकी वजह से होता है, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इनविजिबल एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर हम एग्जाम में लिख के आ जाए इनविजिबल एनर्जी, तो बेटा तुम्हारे नंबर भी इनविजिबल होंगे, इस बात को समझना। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने को एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरे समझाने का तरीका है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये बिना छुए रिपल्शन कैसे कर रहे हैं, तो हम कहते हैं देख इसका ये एनर्जी निकला, इसका ये निकला, और ये आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो रिपल्शन होता है, रिपल्शन।
तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के आसपास इनविजिबल एनर्जी। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कहा कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास मान लो यहां पर एक इनविजिबल एनर्जी होगा, इनविजिबल एनर्जी। तो इस इनविजिबल एनर्जी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस ई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी डिस्टेंस आर पे, अगर किसी डिस्टेंस आर पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया है और आपको याद होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। कहते हैं कि मान लो कि समझना, मान लो कहीं दूर एक पॉजिटिव चार्ज था, कहीं बहुत दूर, कहीं पर होगा पता नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत दूर एक पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज ने कुछ छोड़ा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, समझना, और इसको भूल जाओ, ये दिखाई नहीं दे रहा। कहीं दूर से या कहीं से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है क्यू नॉट। तो पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो यहां पर इसके ऊपर लगेगा फोर्स। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो फोर्स होता है, फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो फोर्स का मतलब होगा क्यू नॉट इंटू ई। तो यहां से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, कैसे? ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ बाई क्यू नॉट। तो कई सारी किताबों में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर मेन मुद्दा समझ में आ गया आपको कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बगल में कोई चार्ज है तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिला के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल एनर्जी है जो हवा में चलती रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगा सकता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है चार्ज के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स का रिलेशन है ये। अब प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डायग्राम स्केच करना, फील्ड लाइन को स्केच करना, स्केच फील्ड लाइंस। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। जैसे एक पॉजिटिव की बात करें प्यारे बच्चों, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है, एंटर। यानी यहां पर हम एक प्रॉपर्टी को भी याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंटर करता है। दूसरा प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक प्लस रखा है, एक माइनस रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस में जाएगा। तो माइनस में आता हुआ दिखाना है हमें और प्लस से जाता हुआ दिखाना है। तो मैं आपको एक सिंपल होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी खोल के अच्छे से इन डायग्राम्स को देख लेना। तो एक तो स्केच करने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसमें पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या होगा, इसको समझना। पहला पॉइंट यही है कि स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, और दूसरा इसी में अगला लाइन होगा एंड्स एट नेगेटिव या इन्फानाइट। सर इसका मतलब नहीं समझा। अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, अगर यहां पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या करेगा? देखो, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे जा सकता है, पर नेगेटिव ही नहीं है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव नहीं है तो ये कहीं इन्फानाइट पर जाता है। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, एंड्स एट नेगेटिव या फिर इन्फानाइट। दूसरा प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, नेवर टू फील्ड लाइंस, समझना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेवर इंटरसेक्ट। अब तुम बोलोगे ये नेवर इंटरसेक्ट क्या मतलब है? देखिए, नेवर इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? अगर दो फील्ड लाइंस है, अगर ये दो फील्ड लाइंस है, इनको अगर आप इंटरसेक्ट करा दोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक ही पॉइंट से दो चीजें निकलती दिखाई देगी। एक पॉइंट से दो डायरेक्शन कभी संभव नहीं होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, दो डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो सर ये हम लिखेंगे कहां से? मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना या नोट्स मिल जाएंगे आपको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be two direction which is not possible. At the point of intersection there will be two direction जो possible नहीं है, इसलिए वो कभी intersect नहीं करते। They never intersect each other because at the point of intersection there will be two direction which is not possible.
अब ये बात आप लिख लेना नोट से मेरे, बाकी मेरे काम था समझाना। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, नेवर मेक्स क्लोज लूप। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता, क्योंकि प्यारे बच्चों ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव से। अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, समझना, अगर ये प्लस से स्टार्ट हुआ है तो नेगेटिव पे जाएगा। क्लोज लूप का क्या मतलब होता है? क्लोज लूप का मतलब होता है कि प्लस से स्टार्ट हुआ और प्लस में ही घुस गए, प्लस से स्टार्ट होकर प्लस में घुस जाए, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। ये है क्लोज लूप। तो ऐसा कभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो क्या ध्यान रखना कि नेवर मेक्स क्लोज लूप। नेवर मेक्स क्लोज लूप का मतलब क्या है कि वापस लौट के नहीं आता। लौट के क्यों नहीं आता? क्योंकि वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, जाएगा नेगेटिव या इनफाइनाइट पे। क्लोज लूप का मतलब है लौट के आना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लौट के नहीं आती। फिर प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर सुनते रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है, बता दो। देखो मान लो हमारे पास यहां पर ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 डिग्री क्यों बनाता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिकॉज इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, देयर विल बी करंट, देयर विल बी करंट, देयर विल बी करंट। समझना ध्यान से, इसको ना समझना, एक कंडक्टर के ऊपर, एक कंडक्टर के अंदर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री बनाना ही पड़ता है। अगर वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो वहां पर करंट मिलेगा, बिकॉज इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर देयर विल बी करंट। लेकिन मान लो मैंने इसको लोहे को छुआ है, ये रहा, छू लिया मैंने, मुझे तो करंट नहीं लग रहा। करंट ना लगने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है। दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। क्यों? बिकॉज इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर देयर विल बी करंट। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो हमें करंट फील होगा। पर हम किसी भी लोहे को छूते हैं, रोड पे चलते चलते हम बालकनी को छू लेते हैं, या फिर जीने पे चलते चलते लोहे को छूते हैं, हमें करंट तो नहीं लगता। तो अगर करंट नहीं है तो करंट ना होने का मतलब है, करंट ना होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती तो आप इसको याद कर सकते हो। तो मेन मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया, इसके अलावा 5वां पॉइंट कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, इन पॉइंट्स पर क्लोज है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास हो तो समझ जाओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। यहां पर अगर दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती है, इज लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। चलो इनके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक स्फीयर है जो कि बेसिकली है कंडक्टर, और मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो पहला ये, समझना। अच्छा पहले मैं आपको प्रॉपर्टी सारी बता दूं। तो ये मैंने आपको 5वां प्रॉपर्टी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। उसी के अलावा एक छठा पॉइंट और जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में कि इनसाइड कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है प्यारे बच्चों, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक सिक्स्थ, चलो वो बात करेंगे बाद में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इधर देखो, मान लो किसी ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी ने बोला ये है डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसी ने बोला ये है डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, विच इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? तो आप बोलोगे देखो भैया पहला वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने अभी पढ़ा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो यहां पर तो अंदर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया है, अगर इसने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो बी और सी में क्या फर्क है? देखो सी को ऐसे बनाया गया है कि ये यहां पर 90 डिग्री बने टेंजेंट के, ये ऐसे बनाने का मतलब है कि वो 90 डिग्री से उठेगा बेटा। इसने अगर यहां कर्व हो रहा है तो ये भी कर्व हो रहा है, ध्यान रखना बेटा। ये ना एक्चुअली में 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर्व दिया जाता है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। यानी ये कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, समझना, 90 डिग्री पर होगा। और 90 डिग्री पर कैसे बनेगा ये समझने का प्रयास करना कि 90 डिग्री पर बनाया कैसे गया है। देखो ऐसे जाके ऐसे मोड़ के, तो ऑप्शन आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, कि ये 90 डिग्री यहां बनाता है, इसीलिए टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनता है यहां पर। भले ही देखने में नहीं लग रहा है पर ऐसे वाले पे ही टिक मारना है आपको, ठीक है।
तो प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उस टाइम मुझे काफ़ी फीवर फील हो रहा था और मुझे ठंड लग रहा था, वो आप मेरे कपड़े से देख सकते हैं। बाकी दूसरा ये मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने से काम नहीं होगा, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा ट्रैक बहुत तगड़ा रहा है। मैं जिस क्वेश्चन पे हाथ रखता हूँ वो क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, उस क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस क्वेश्चन बैंक को मंगाओ, हमारे लेक्चर देखो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे और नहीं कर पाओगे, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। सो फटाफट जाओ, क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे मंगा सकते हैं। और अगर आप हमारे बैचेस से पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इजी है समझना। जैसा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो डाई का मतलब यहां पर होता है प्यारे बच्चों दो। तो दो पोल से क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से। कभी भी अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और उनके बीच का कोई डिस्टेंस हो, सपोज करो डिस्टेंस है डी। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, डिस्टेंस वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस अगर काफी छोटा हो, फॉर एग्जांपल एचसीएल में क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस, एक प्लस एक माइनस, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो प्यारे बच्चों इसको हम डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल कहलाता है। उसी प्रकार से यहां पर बोला गया है, अगर एक माइनस चार्ज प्लस चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं सिस्टम को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आपको नोट्स में मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के बाद कुछ बातें हैं जो आपके दिल और दिमाग में घुस जाना चाहिए। वो क्या बातें मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनके ऊपर आज के टाइम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, इसको समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बोला जाता है पी वेक्टर, इसको बोला जाता है पी वेक्टर। पी वेक्टर, तो पी वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। और पी वेक्टर का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। जैसा कि इन दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, इसका मतलब ये दोनों चार्ज सेम है, तो आपको चार्ज सिंपल एक चार्ज लेना है क्यू, यानी चार्ज की वैल्यू लेना है, दोनों सेम ही तो है। अगर ये 2 कूलम होगा तो वो भी 2 कूलम होगा। चार्ज की वैल्यू को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, पर डिस्टेंस के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाना है। अब ध्यान सुनना कि पी को लिखते हैं चार्ज इनटू में डिस्टेंस, कोई भी चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। यहां एक सबसे खास बात क्या है कि ये जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, माइनस से प्लस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। और आज के टाइम पर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक और छोटी सी बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए एक तरीका निकाला गया है। बोला गया है कि ये डाइपोल का सेंटर है, बोला गया है कि भाई ये है डाइपोल का सेंटर, और डाइपोल के सेंटर से इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं और इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2a, यानी सेंटर के इस तरफ के डिस्टेंस को ए बोल दिया जाता है और सेंटर के आगे के डिस्टेंस को भी ए बोला जाता है, यानी ये सेंटर है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है पीछे की तरफ ए और आगे की तरफ भी ए, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो जाता है। तो कई बार प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, p वेक्टर के साथ q इनटू में d की जगह पर 2a वेक्टर भी लिखा जाता है। तो 2a क्या होता है बेटा, d के बराबर होता है। एक्चुअली में यही तो हमारा d था, तो d एंड 2a बराबर होता है, ध्यान रखना। अब आज के टाइम पर ना डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए। कैसे क्वेश्चन आने लग गए हैं मैं आपको समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हो गए कि आपसे बोला जाएगा कि भाई यहां पर मान लो एक माइनस क्यू चार्ज है। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो यहां पर एक माइनस चार्ज है, यहां पर एक प्लस चार्ज है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा किस तरफ होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। मान लो इसका नाम है P1, कि हमारा माइनस से प्लस की तरफ है P1 वेक्टर। फिर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि एक माइनस चार्ज यहां है और दूसरा प्लस चार्ज यहां है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस तरफ होगा। और मान लो यह है P2 वेक्टर, तो आपको P1 नीचे की तरफ है, देखो माइनस से प्लस होती है डायरेक्शन, तो P1 नीचे हो गया, माइनस से प्लस P2 इधर हो गया। तो आपके मन में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि मेरा P2 इधर है एंड मेरा P1 इधर है। बात समझ पा रहे हो, P2 आगे की तरफ है और P1 नीचे की तरफ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा आएगा कि नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस फेमस हो गए हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस जेई और नीट में आते थे, बहुत पहले, अब जेई नीट में भी नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आजकल बोर्ड्स में दिए जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेरा वर्कशीट है या मेरा बुक है तो उनमें मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये P1 और ये P2 है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब प्यारे बच्चों, तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं जिसके लिए आप रेडी रहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, सारी बेसिक बातें, ईच एंड एवरी टॉपिक, और ये हमने पढ़ा कि आजकल डाइपोल मूवमेंट पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बस आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90,
यहां पर 90 डिग्री बन रहा है बेटा, इसलिए हमने आगे लिखा ही नहीं। एक्चुअली आगे भी आएगा पर वो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाता है। तो अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जब हम डाइपोल्स को पढ़ लेते, सुनो ध्यान से, जब हम डाइपोल्स को पढ़ लेते अच्छे से, तो अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगेन आई एम सेइंग, इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझा दे रहा हूं। हम अभी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी डेरिवेशंस को हम नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा बेसिक टारगेट रहेगा कि हम जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आजकल डेरिवेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, आजकल डेरिवेशन के नंबर बहुत कम हो गए हैं। पहले डेरिवेशन 20 नंबर के आते थे प्यारे बच्चों, फिर डेरिवेशन 15 नंबर के आने लगे, अब फिर डेरिवेशन 12 नंबर के आने लग गए, अब डेरिवेशन सिर्फ 8 से 6 नंबर के आते, सिर्फ 8 से 6 नंबर का डेरिवेशन आता है। तो उसके चक्कर में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, हम डेरिवेशन को सभी चैप्टर के डेरिवेशन को अलग से करेंगे। हर चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 के डेरिवेशन, चैप्टर 2 के डेरिवेशन, चैप्टर 3 के डेरिवेशन, तो डेरिवेशन की एक पूरी सीरीज करेंगे ताकि हमारी टेंशन इसकी खत्म हो जाए। तो अभी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, डेरिवेशन अभी हम नहीं करेंगे, भले ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो 70 में से अगर 8 नंबर भी मिल रहे हैं डेरिवेशन के तो बहुत बड़ी बात है। लॉजिकली देखा जाए तो 70 में से 8 नंबर सिर्फ डेरिवेशन के, तो डेरिवेशन में टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल अभी हम क्या बातें करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और प्यारे बच्चों इसका नाम हमने रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस डाइपोल के सेंटर को हम प्यार से O बोल रहे हैं, और सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को A बोल रहे हैं, और आगे के डिस्टेंस को भी A बोल रहे हैं। अगर कभी मेरा मन किया कि मैं सेंटर से जस्ट ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मान लो पॉइंट M है, तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, किसी पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। तो आपको पता होगा कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री लेता है। तो मुझे प्लस और माइनस दोनों की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा इस पॉइंट का नाम क्या होता है? देखिए, ये जो पॉइंट M है, इस M का नाम होता है इक्यूटोरियल पॉइंट। इसको बोलते हैं इक्यूटोरियल लाइन, या कई लोग इसको इक्यूटोरियल पॉइंट बोलते हैं, इक्यूटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का इक्यूटोरियल पॉइंट है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका एक और नाम होता है जो हमें सीखना है, इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर इसका डायग्राम क्या आता है मैं आपको समझा दूं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्लस वाला बंदा जो है, ये प्लस वाला बंदा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, इधर की तरफ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस की तरफ आता है, यानी कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे निकलता है और माइनस की तरफ आता है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, अब देखो हमेशा आप लोगों ने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, बचपन में क्या बात पढ़ी होगी मैं आपको समझा दूं, कि अगर एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, यानी प्लस की वजह से ऊपर है, माइनस की वजह से नीचे है, तो इसका रिजल्ट यहां पर आएगा। रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट होता है प्यारे बच्चों, रिजल्ट। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो सेम सेंस में प्यारे बच्चों इसका जो रिजल्टेंट है इस तरफ आता है, इसको बोलते हैं ई नेट, यानी कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का नीचे है, तो इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ आता है। अब बेटा ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसका फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? ई इक्यूटोरियल। ई इक्यूटोरियल बेसिकली प्यारे बच्चों क्या होता है? के पी आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप सो, सही है ना? तो अब यहां पर ये ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये इक्यूटोरियल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के पी आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या बातें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि सर आपने बोला कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को हम ई नेट बोल रहे हैं, ई नेट। इस ई नेट का फॉर्मूला ये आता है डेरिवेशन करके, पर डेरिवेशन में टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि आप बेवकूफ हो। 8 नंबर के लिए आप बहुत सारा टाइम खराब नहीं कर सकते। सबसे पहले आप देखो, हमें ये लॉजिकली पता है कि हम ये 8 नंबर बाद में याद करके गेन कर सकते हैं। बाद में जब गेन कर सकते हैं तो अभी 1 घंटा इसमें फंसाना बेवकूफी है, अभी का टाइम बहुत प्रीसियस है। तो यहां पर क्या सीखने को मिला हमें? यहां पर हमें यह सीखने को मिला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला इतना आता है, जहां के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, आर का मतलब क्या है। अब मुद्दा आता है कि आर क्या है प्यारे बच्चों। तो आर हमारा यहां से लेके, समझना, आर हमारा यहां से लेके इस सेंटर तक की दूरी को हम आर कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आर पता लग गया, ए पता लग गया। ए क्या होता है? ए सेंटर से लेके किसी एक चार्ज तक की दूरी को हम ए कहते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें पता है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस होता है पी वेक्टर के। आपको मैं बता दूं इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर हमारा इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये हमारा डाइपोल मोमेंट वाला वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सबसे खास बात है। फिर प्यारे बच्चों यहां पर एक वेरिएशन किया जाता है। वेरिएशन का मतलब क्या है? यहां पर एक स्पेशल केस निकाला जाता है। अब वो स्पेशल केस क्या है वो आपको समझना है। स्पेशल केस ये होता है कि सपोज करो डाइपोल बहुत छोटा है, अगर यदि डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है प्यारे बच्चों, अगर डाइपोल बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? तो कहा जाता है कि जो ए का स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा। तो इस टाइम पर हमारा जो इक्विटोरियल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर नीचे वाले टर्म 0 हो जाते हैं। डाइपोल छोटा होने का मतलब होता है कि आपका ए स्क्वायर 0 है।
जो डाइपोल की जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो छोटे वाले में एक स्पेशल केस निकलता है। और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो याद करने के लिए याद कर लो kp/r³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इस पॉइंट का नाम बता दूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एम पर निकाला है, एम पॉइंट पर, और एम के अलग अलग नाम है। एम को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया, इक्वेटोरियल लाइन बोला गया, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल बोला गया। तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको फॉर्मुला याद, पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, छोड़ दो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। इसके ऊपर यही पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है कि आगे है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये तो बस हमने फॉर्मुला याद कर लिया। ये फॉर्मुला पता है कहां आता है? एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ एक डाइपोल है, डाइपोल छोटा है, शॉर्ट डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आपको याद रखना है। फिर प्यारे बच्चों अगला केस हमारे पास क्या होता है ये सीखना है आपको। अगला केस ये होता है प्यारे बच्चों कि हमारे पास ना सेम डाइपोल है, हमारे पास सेम डाइपोल है और डाइपोल का ये सेंटर है जिससे यहां तक का डिस्टेंस a और यहां तक का डिस्टेंस a। अब इसके अंदर माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है। तो प्यारे बच्चों हमें इस पॉइंट पर पॉइंट m पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट का नाम होता है एक्सियल। इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं या इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, कि एक्सियल लाइन पर हमें क्या निकालना है? पॉइंट m पर। वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है m पर। यानी पहले हमने कहां निकाला था? पहले हमने जस्ट ऊपर निकाला था, अब हम इधर निकाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को r कहा जाता है, और बाकी आपको a पता ही है, सब कुछ पता ही है, और p का मतलब भी पता ही है। फिर प्यारे बच्चों यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आया हमारा k2kpr² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां पर ना आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मुला है। सर नेगेटिव साइन लगाना क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना कि जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ है, जिसको हम पी वेक्टर बोलते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे ही होता है। यहां जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो आगे की तरफ ही होता है, यानी कि यहां पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, वहां पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्यारे बच्चों इसके अंदर भी एक स्पेशल केस आएगा। अब वो स्पेशल केस क्या है वो आपको देखना है। स्पेशल केस ये है प्यारे बच्चों, सपोज करो मेरा डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल इज शॉर्ट। अगर हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है तो a स्क्वायर को हम जीरो करेंगे। जब a स्क्वायर को जीरो करोगे तो E एक्सियल जो आएगा वो आएगा 2kp/r³। तो यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपने पीछे का याद हो तो पीछे का जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का वो था kp/r³, और ये वाला है 2kp/r³, यानी एक्सियल वाले में 2 एक्स्ट्रा आता है, एक्सियल वाला 2 गुना होता है। तो प्यारे बच्चों ये डाइपोल के बारे में दो हमने काफी खास बात को समझा। अब हम फटाफट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, समझ में आ गया है तो कमेंट करें। अच्छा इक्वेटोरियल पे r ऊपर नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा इक्वेटोरियल पे r नहीं आता, ये r एक्स्ट्रा लगा दिया था मैंने, सॉरी। इसको ठीक कर लो। हाँ ठीक है p आ गया ना, r नहीं आएगा, आई एम सॉरी। इसको थोड़ा ठीक कर लेना बेटा, है मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पे वो नहीं आएगा, r नहीं आएगा, बाकी सब सही है। ठीक कर लेना यार, ये r गलत मैंने इसलिए पूछा था, बता देना। अगर मैं डेरिवेशन करता तो सही निकल जाता है, कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये छोटी सी करेक्शन कर लेना बस। यहाँ पर r एक्स्ट्रा लगा दिया था मैंने, ठीक कर दिया, यहाँ r नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक था, सब कुछ एक एक चीज। हम डेरिवेशन भी करेंगे बढ़िया से, और ये हमने एक्सियल वाला पढ़ लिया बढ़िया से। अब प्यारे बच्चों जो डाइपोल के लिए इस टॉपिक से अगर कभी एग्जाम में आता है तो सिर्फ डेरिवेशन आता है 2 मार्क्स का, अदरवाइज इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। अगर हम खास बात करें तो अब इस चैप्टर में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, ठीक है ना, अभी मैं समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। और दूसरा टॉपिक इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा दूं, प्लीज ध्यान देना। एक टॉपिक तो ये, और इसी के साथ दूसरा टॉपिक कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइपोल। ये वाले टॉपिक से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बढ़िया से समझना है। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मान लो अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने किसी डाइपोल को रखा है -q, ये +q एक डाइपोल है, और इस डाइपोल के साथ यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या चीजें होती है वो समझना। माइनस वाले चार्ज पर पीछे फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है q इंटू में E, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। प्लस वाले चार्ज में आगे की तरफ फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है q इंटू में E, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अब प्यारे बच्चों एक फोर्स पीछे और एक फोर्स आगे, और बाई चांस यहां पर दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी पीछे लगने वाला जो फोर्स है q इंटू E, और आगे लगने वाला फोर्स भी है q इंटू E, और ये दोनों फोर्स बराबर है। इसी चक्कर में यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि पीछे लगने वाला फोर्स है q इंटू E और आगे लगने वाला फोर्स है q इंटू E, तो टोटल फोर्स यहां पर 0 होता है। अगर टोटल फोर्स 0 है तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि यहां पर नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल ये आगे जाएगा ना ये डाइपोल पीछे आएगा, नो लीनियर मोशन, इसी को बोलते हैं नो ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो ट्रांसलेशनल मोशन। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि ये डाइपोल आगे नहीं जा सकता, तो क्या होगा, अगर इस पेन पर लगने वाला आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर है
तो ये जो डाइपोल है यहीं पर खड़े रह के घूमता रहेगा, बस एक ही जगह पर खड़े होकर घूमता रहेगा। नो लीनियर मोशन का मतलब है कि डाइपोल आगे नहीं जा सकता। नो ट्रांसलेशनल मोशन, डाइपोल आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, लेकिन एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे, तो यहीं पर ये रोटेट करता रहेगा एक ही जगह पे। तो यहां पर होता है बेटा रोटेशनल मोशन, यहां पर रोटेशनल मोशन होगा। और रोटेशनल मोशन का मतलब पता है क्या होता है प्यारे बच्चों? रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि हमारे डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क, डाइपोल पे लगेगा टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी, जहां पर पी का मतलब है डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। और टॉर्क को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है पी क्रॉस ई। तो बेटा ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में ना टॉर्क की डायरेक्शन पूछते हैं, आजकल एग्जाम में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बातें की जाती है एग्जाम में। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालोगे ये बात ध्यान दो प्यारे बच्चों। पहला वाला जो पार्ट है ये पाम से पता लगेगा, पाम राइट हैंड का, हम राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड। तो राइट हैंड में ये जो टॉर्क है, टॉर्क, टॉर्क को हम टी टाइप का लिख रहे हैं, टॉर्क पाम से पता लगता है, ये होता है बेटा थंब, और ये प्यारे बच्चों फिंगर, राइट हैंड का। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सपोज करो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्यारे बच्चों ये है हमारे पास डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल। अब मुझे बताना है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों पी के डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है, तो राइट हैंड के थंब को पी के डायरेक्शन में, पी इस तरफ है बेटा, ये है डाइपोल, डाइपोल का पी इस तरफ रहेगा, पी है ना ये पी, तो पी की डायरेक्शन में आपको अपने थंब को रखना है, रख दिया जी। और ई की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखना है, तो थंब इस तरफ रखना है और फिंगर ई की डायरेक्शन में, ई रहा ऐसे ऐसे। तो जो पाम है, पाम मेरा अंदर की तरफ है, मेरा पाम अंदर की तरफ है, आप देखो पाम इज इनसाइड, तो हमारा जो पाम है, पाम वो इनसाइड आ रहा है। तो इस केस में पाम का मतलब क्या है? पाम का मतलब है टॉर्क। तो यहां पर जो टॉर्क होगा प्यारे बच्चों, टॉर्क इनसाइड होगा। दोबारा समझा देता हूं, देखो थंब की डायरेक्शन में आएगा आपका मैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा फिंगर, तो थंब ऐसे रखेंगे, फिंगर ऐसे, और पाम मेरा अंदर की तरफ है। देखो ये जो हथेली है, हथेली अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ है, तो टॉर्क हमारा इनसाइड होगा। तो आजकल टॉर्क की डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम थियोरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का है ये भी पढ़ेंगे। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइपोल। प्यारे बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है? मान लो सपोज करो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है, और इसके अंदर डाइपोल को हमने रखा हुआ है, डाइपोल को। तो प्यारे बच्चों इसके पीछे जो फोर्स लगेगा वो है क्यू इंटू में ई, E1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, और यहां पर लगेगा फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू में E2। अब जैसा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने का क्या मतलब है कि यहां पर जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं है, टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा। आगे वाला फोर्स और पीछे वाले फोर्स अलग अलग है, तो ये कटेंगे पिटेंगे नहीं। तो यहां पर क्या होगा बेटा? लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन, या फिर बोल सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और प्यारे बच्चों साथ ही साथ जैसे कि एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे, तो ये रोटेट भी होगा, यानी ये रोटेट करते करते आगे बढ़ेगा, रोटेट करते करते आगे बढ़ेगा, तो यहां पर रोटेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस ध्यान रखना। स्पेशल केस क्या है प्यारे बच्चों? स्पेशल केस होता है थर्ड केस क्या है प्यारे बच्चों? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, भले ही नॉन यूनिफॉर्म है, और डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, तो थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहां पर नो रोटेशन, यहां पर रोटेशन नहीं होता, यहां पर रोटेशन नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर सिर्फ लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन। यानी आप देखो, समझो मेरी बात को, अगर हम डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो रोटेट कहां हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रोटेशन के लिए ऐसे रखा होना चाहिए, ऐसे सीधा। बात को समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आप डाइपोल को ऐसे रखोगे तो, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लीनियर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, लीनियर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। लेकिन अगर आपने डाइपोल को ऐसे रखा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो यहां पर नो रोटेशन, रोटेशन नहीं होगा, लीनियर मोशन होगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है बहुत डिटेल में। फटाफट इस टॉपिक को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो कमेंट करते जाओ। तो प्यारे बच्चों पिछले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाली बात, कि अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, पर एग्जाम में आता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यहां पर लीनियर मोशन भी होगा, रोटेशनल भी होगा। लेकिन अगर डाइपोल पैरेलल है, डाइपोल पैरेलल है, तो कभी भी रोटेशन नहीं होगा। अब देखो दो चीजों पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। टॉर्क वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है सुनते रहना। टॉर्क वाले टॉपिक पे देखो, अगर कभी भी एंगल 90 डिग्री हो, जैसे हमारा फॉर्मूला है PE sin थीटा, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम है प्यारे बच्चों। अगर हमारा एंगल कभी भी 0 डिग्री हो, या हमारा एंगल कभी भी 180 डिग्री हो, तो टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होती है, और वो 0 के बराबर होता है, टॉर्क 0 होता है। तो अब देखो 0 डिग्री का एक नाम रखा गया है, 0 डिग्री का नाम रखा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आप ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 180 डिग्री का नाम रखा गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और प्यारे बच्चों एक और खास बात, आपसे क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे नहीं बोलेगा एंगल बताओ, एंगल का नाम रखा गया है ओरिएंटेशन, एंगल को ओरिएंटेशन बोला गया है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए ओरिएंटेशन क्या है? तो आप बोलोगे 90 डिग्री। आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ओरिएंटेशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 डिग्री। व्हाट इज द ओरिएंटेशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री।
व्हाट इज द मिनिमम टॉर्क, बोलोगे 0। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क व्हेन ओरिएंटेशन इज 90 डिग्री, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों P इंटू में E। तो बेटा P इंटू में E को मैक्सिमम टॉर्क कहा गया है और मिनिमम को 0। और एंगल याद रखना बेटा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पर 180 डिग्री पर मिनिमम होता है। और क्या क्या ओरिएंटेशन है वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में, फटाफट नोट करो। यानी ओरिएंटेशन का मतलब एंगल होता है, एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस टॉर्क को सीखने के बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हमने रखा है, सपोज करो अभी वो θ1 एंगल पे है, तो जैसा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर थोड़ी देर बाद इसका रोटेशन हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब मान लो स्टार्टिंग में एंगल था θ1, फिर ये रोटेट होके θ2 पे चला गया, यानी θ1 से θ2 पे चला गया रोटेट होके, तो θ1 से θ2 पे। तो प्यारे बच्चों अगर कोई भी चीज डिस्प्लेसमेंट करेगा, देखो θ1 से θ2 यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले ऐसे था ऐसे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी यहां पर हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस PE cos θ1 से θ2, ठीक है, cos θ2 माइनस cos θ1। प्यारे बच्चों प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखना कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेना, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वैसे सही है, रोटेटिंग डाइपोल कैसे सही है, मैं एक मिनट डेरिवेशन कर लूं मन के अंदर, P sin θ sin का माइनस cos एंगल θ1 से θ2 अपर लिमिट θ2 माइनस θ1, ठीक है, हो गया, सही है, बिल्कुल वेरीफाइड। तो ये वर्क डन है बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। अगर एक डाइपोल रोटेट करे तो वर्क डन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। तो इस वर्क डन के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, जिसको बोलते हैं यू। अब ये यू का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। यू का फॉर्मूला बनाया गया है P cos θ। अब ये P cos θ क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। तो ये तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, और एक बेटा हमारे सिलेबस में है यू, जिसका मतलब होता है PE cos θ, जहां पर यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब ये देखो बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, ये वाला तो मैं आपको चैप्टर 2 में दोबारा पढ़ाऊंगा, ये वाला मुझे अभी जस्ट पढ़ाना था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ गए कि भैया हमारा जो डाइपोल था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यानी 0 डिग्री पर था, फिर वो चला गया रोटेट होके चला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो 0 डिग्री का मतलब पैरेलल भी होता है, पैरेलल, और 1 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल, पता है ना, एंटी पैरेलल। और इसका मतलब मैंने आपको स्टेबल भी बताया है, और इसका मतलब मैंने आपको अनस्टेबल भी बताया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है कि एक डाइपोल है जो पैरेलल रखा हुआ है, फिर वो रोटेट हो गया, रोटेट होके चला गया एंटी पैरेलल, तो बोलेगा बताओ वर्क डन कितना है, तो आप बोलोगे वर्क डन माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, तो वर्क डन क्या आएगा माइनस P इंटू में E cos θ2 cos 180 माइनस 1, फिर ये माइनस का साइन cos θ1 0 डिग्री इज 1, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2PE, बस, तो हमने वर्क डन निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है जिसमें आपसे बोलेंगे कि θ1 इतना है, θ2 इतना है, बताओ वर्क डन क्या होगा। आपसे ऐसे बोल देंगे पैरेलल से एंटी पैरेलल, रोटेशन हुआ है पैरेलल से एंटी पैरेलल, या फिर बोलेंगे स्टेबल से अनस्टेबल। तो आपके पास एंगल का खेल है और वर्क डन आप इजीली निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फिर प्यारे बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तब हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारी डिस्कशन मैं आपसे करने जाऊंगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है बेसिकली, मान लो हमारे पास ये कोई सरफेस एरिया है, मान लो ये कोई एरिया है, सपोज करो कि ये पेज है हमारे पास, दिस पेज, सपोज करो ये पेज हमारे पास है, तो अब इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस पेज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम ये मानते हैं, एक छोटी सी बात को मैं आपको समझा दूं, जैसे ये हाथ मेरा एरिया है, तो हाथ से निकलने वाला ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट, आउटवर्ड नॉर्मल, इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। मेरे हाथ से जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ नॉर्मल, नॉर्मल, ये कहलाता है एरिया वेक्टर। यानी अगर ये मेरा हाथ है तो ये जो पेन है, पेन, दिस पेन इज एरिया वेक्टर, यानी दिस इज एरिया वेक्टर। तो ध्यान रखना बेटा, हर सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर होता है। जैसे ये मेरा फेस है तो दिस पेन इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। तो हर सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है ए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर मेरे पास एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर है इस तरफ, और पीछे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको कट किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बता रहा हूं, पहले सुन लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो मेजरमेंट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से फ्लो हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से फ्लो हो रहा है। और डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है एरिया से, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगा नोट्स में, फिलहाल हम काम की बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे किया गया, बोला गया E डॉट ए। अब तुम्हारे मन में आएगा ये E डॉट ए का क्या मतलब है। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। E डॉट ए को अगर आप खोलोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा आपको EA cos थीटा, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है। यहां पर प्यारे बच्चों जो एंगल लिया जाता है, दिस एंगल बिटवीन, ये होता है बेटा एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड प्यारे बच्चों A वेक्टर।
ई वेक्टर और ए के बीच का एंगल लिया जाता है, तो हमेशा एंगल लिया जाता है ई और ए के बीच का। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज आवर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ई और ए के बीच में कितना एंगल है, तो ई और ए के बीच में यहां पर जो एंगल है बेसिकली वो 0 डिग्री है। इस क्वेश्चन में ई और ए आपस में बिल्कुल पैरेलल है, तो प्यारे बच्चों यहां पर एंगल किसके किसके बीच का लोगे, ई और ए के बीच का। लेकिन आजकल कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको समझा दूं, इवन एनसीईआरटी भी ऐसे क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। वो कहेंगे देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और बोलेंगे देखो हमारा जो स्क्वायर है या हमारा जो प्लेन है, प्लेन समझना ध्यान से, हमारा जो स्क्वायर है या जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इस एक्सिस के साथ, ये एक्सिस है मान लो, तो यहां पर बना रहा है 30 डिग्री, तो बताओ फ्लक्स क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या बातों का ध्यान देना है, पहली बात तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि अगर ये हथेली मेरा स्क्वायर है, दिस हथेली, मान लो ये हथेली मेरा स्क्वायर है, तो हथेली से निकलने वाला पेन हमारा एरिया वेक्टर होगा, यानी इस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर ये होना चाहिए, दिस मस्ट बी एरिया वेक्टर। आप फील करो, आप फील करो, अगर हमने ऐसे हाथ को लेटाया है तो ये हमारा एरिया वेक्टर है बेटा, दिस इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमारा एक्चुअली में ये है, तो हमें एंगल किसके किसके बीच का लेना होता है। देखो एग्जाम में आपको ऐसे दिया होगा कि देखो यहां पर 30 डिग्री है, इवन कई बार डायग्राम बना के भी देते हैं, कहते देखो 30 डिग्री है यहां पे, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं अच्छा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहां पर ले लेंगे 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री लेंगे उनका काम हो जाता है बढ़िया, ठीक है। 30 डिग्री नहीं लेना होता बेटा, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री गलत है बेटा, एक्चुअली में आपको एंगल किसके किसके बीच का लेना होता है, ई एंड ए के बीच का एंगल। तो प्यारे बच्चों अगर ये आपका ई है और ये आपका ए है, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि अगर 30 है तो ये 60 होगा, टोटल हमेशा 90 होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन में जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें ई ए कॉस 60 डिग्री आना चाहिए, यानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एंगल ई और ए के बीच का लिया जाता है। फटाफट इसको नोट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने समझा और भी हम डिटेल में समझेंगे। चलो प्यारे बच्चों अब यहां पर ना कुछ बातें ध्यान देना कि अगर हमारे पास सपोज करो ये कोई सरफेस है, लेकिन इस सरफेस से अगर मैं बस छोटे से एरिया की बात करूं, इस छोटे से एरिया से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें ई, और एरिया बहुत छोटा है, तो बेटा जब छोटा सरफेस एरिया होता है ना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है ई डॉट डी ए, जहां पर डी ए रिप्रेजेंट करता है एरिया एलिमेंट, एरिया का छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा बहुत छोटा है ये। तो यहां पर डीए का मतलब एक प्रकार से मान लो आपके रफ भाषा में बोलूं तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये, स्मॉल एरिया। लेकिन प्यारे बच्चों हमें टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये इंटीग्रेशन हम लगाते हैं टोटल निकालने के लिए, तो यहां पर ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं है, आपके सिलेबस में 99.9 ऑलमोस्ट 100% यही फॉर्मूला यूज होता है ई डॉट ए, जिसका बेसिक मतलब है ई ए कॉस थीटा। तो ये बस थियोरीज में है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज ये वाला जो है बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ नई बातें भी मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक का नाम है बेटा गॉसेस लॉ। ये जो गॉसेस लॉ है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये गॉस लॉ किसकी बातें करता है, ये गॉस लॉ कहता है कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। अब इस सरफेस के अंदर ना एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, और मान लो एक सेम अलग सा कोई सरफेस है जिसके अंदर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है। तो गॉस लॉ क्या कहते हैं समझना, गॉस लॉ कहते हैं कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, फ्लो, यहां पर फ्लो होगा, फ्लो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा। इस फ्लो को बोला गया आउटवर्ड फ्लो, इसका नाम रखा गया आउटवर्ड फ्लो, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो झेलना पड़ेगा। ये जो सरफेस है, सरफेस, इस सरफेस को क्या झेलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, यानी यहां पर आउटवर्ड फ्लो होगा। और फ्लो का बेसिक मतलब होता है फ्लक्स, फ्लो का मतलब होता है बेटा फ्लक्स। तो बोला गया देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रख देंगे तो हमें यहां पर फ्लो मिलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स। तो गॉस लॉ भी फ्लक्स की बातें करते हैं, फ्लक्स की बातें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा अंदर का चार्ज कितना है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10 की पावर -12। यानी कि गॉस लॉ क्या कहते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है तो यहां पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना चार्ज अंदर है, जहां पर En का मतलब होता है अंदर का चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सेम केस, यहां पर है माइनस, अगर यहां पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो यहां भी होगा पर अंदर की तरफ। इसको बोला गया इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स या फिर इनवर्ड फ्लो, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। अब बोला गया कि देखो यहां पर भी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स डिपेंड करेगा अंदर चार्ज कितना है। सपोज करो यहां पर चार्ज है -Q, तो यहां का फ्लक्स होगा -Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी पहली बार हम प्लस और माइनस चार्ज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अंदर के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। यहां के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहां के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होगा अंदर का चार्ज पॉजिटिव है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी बेटा गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको साइन यूज करना है, यूज साइन, आपको साइन यूज करना है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है, आप चार्ज का साइन यूज कर रहे हो, -Q है तो माइनस ले रहे हो, +Q है तो प्लस ले रहे हो।
तो यही गॉस लॉ है बेटा। गॉस लॉ कुछ नहीं कहता, कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहां पर चार्ज था माइनस, तो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर चार्ज था प्लस, तो प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूं और बहुत ही गजब बात बताता हूं। जैसे मान लो एक स्फीयर है, यहां पर माइनस क्यू, माइनस 3q प्लस 8q रखा हुआ है और बाहर रखा हुआ है माइनस 7q। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स, तो फ्लक्स जो हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे देखो सर ने कहा था टोटल चार्ज अंदर का लेना है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों यहां पर अंदर वाले चार्ज लेना है, आपको बाहर का चार्ज नहीं लेना है। यानी आपको माइनस क्यू, 8q एंड माइनस 3q लेना है। तो माइनस क्यू, माइनस 3q प्लस का 8q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपने सीखा कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दो बातें सिखाता हूं। अगर आप फ्लक्स का डेफिनेशन देखते हो तो एक बार फ्लक्स का डेफिनेशन था E डॉट ए, या हमने कहा था इसको ऐसे भी लिखा जाता है E डॉट डी ए। E डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन ये भी फ्लक्स के बराबर होता है। हमने ये बात करी थी कि फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। और अभी गॉस साहब ने कहा फ्लक्स का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अंदर का अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्यों? क्योंकि ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, कंबाइन करके ऐसे लिखा जाता है। और मैथमेटिकली इसको भी गॉस लॉ ही कहा जाता है, गॉसेस लॉ। इसको भी गॉसेस लॉ ही कहा जाता है। यानी फ्लक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत गजब की चीज नहीं है। फ्लक्स बहुत सिंपल चीज है कि E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। तो फ्लक्स का दो रूप है, एक है E डॉट डी ए और एक है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आपको चार्ज दिया हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। यानी फ्लक्स का एक फॉर्मूला है E डॉट डी ए, दूसरा फॉर्मूला है ये इस्तेमाल करना है जब चार्ज की बातें करें और ये इस्तेमाल करना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करें। अब प्यारे बच्चों इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन फेमस है? इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन फेमस है, सपोज करो आपको बोलेंगे कि देखो भाई यहां पर एक स्फीयर है और यहां भी एक स्फीयर है। आपसे बोलेंगे देखो पहले वाले का नाम है सरफेस 1, दूसरे वाले का नाम है सरफेस 2। इसके अंदर चार्ज है Q और इसके अंदर चार्ज है 3Q। तो बोलेंगे बताओ पहले वाले सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? तो पहले वाले सरफेस का फ्लक्स, तो आप बोलोगे देखो पहले वाले सरफेस में चार्ज है Q, तो आप बोलोगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर बोलेंगे बताओ दूसरे वाले सरफेस का फ्लक्स बताओ, तो तुम बोलोगे देखो यार दूसरे वाले सरफेस में कौन सा है? 3Q, तो आप बोलोगे 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि दूसरे सरफेस के अंदर 3Q के साथ साथ ये अगला वाला Q भी है, दूसरे के अंदर दोनों है। यानी phi2 लिखने का तरीका होना चाहिए 3 प्लस 3Q प्लस Q, यानी 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जाम में आपसे बोलेंगे इनका रेशियो बता दो, ये बता दो, वो बता दो, तो रेशियो तो आप ले ही सकते हो। इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चला है ऐसे वाले क्वेश्चन में कि अगर मान लो मैं पहले वाले के अंदर कोई मीडियम डाल दूं, जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एक मीडियम डाल दूं, मान लो पानी डाल दिया मैंने, पानी। अब पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? अगर आप पहले वाले के अंदर पानी डाल दोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहां पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे ही प्यारे बच्चों फ्लक्स इन मीडियम इज बेसिकली फ्लक्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मान लो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा देखो हमारे सर ने कहा था फ्लक्स इन मीडियम क्या होगा? फ्लक्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम में कितना फ्लक्स था? तो वैक्यूम में फ्लक्स था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले सरफेस का आंसर क्या था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम का आंसर था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बगल में हमें डिवाइड करना है K से, तो हमने K से डिवाइड कर दिया। यानी मीडियम वाले क्वेश्चन भी आजकल ट्रेंड में और पूछे जाते हैं। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अगली बातें करते हैं। अगली बातें क्या है? बहुत छोटी छोटी और बहुत सिंपल बातें। क्या बातें हैं? सपोज करो हमारे पास ये सब चीजें हमने सीख ली। अब आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो गॉसेस थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन को समझते हैं। देखिए जो गॉसेस थ्योरम है इसमें क्या होता है समझना। इसको हमें 3 एप्लीकेशन में समझना होता है और तीनों के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वही बताऊंगा। पहला एप्लीकेशन ये होता है कि सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग थिन चार्ज वायर, एक लंबा थिन चार्ज वायर है। कितना लॉन्ग का क्या मतलब होता है फिजिक्स में? लॉन्ग का मतलब हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज वायर है, पतला सा एक चार्ज वायर। अब प्यारे बच्चों हमें बोला जाए कि इस वायर की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस वायर की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप बोलोगे देख भाई यहां का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा r। अब ये 2k लैम्डा r क्या है इसको थोड़ा फील करना। जहां पर 2 का मतलब 2 है, k का मतलब है यहां पर 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां पर ये जो k है वो ये वाला है 9 इंटू 10 की पावर 9 वाला। और ये लैम्डा क्या है ये आपको समझना है। देखिए लैम्डा का मतलब होता है टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करना। इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी और इस वायर पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो जितना भी टोटल चार्ज है उसको लेंथ से डिवाइड करना कहलाता है लैम्डा। लैम्डा का नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर प्यारे बच्चों अगला एप्लीकेशन क्या होता है ये समझना। अगला एप्लीकेशन ये होता है, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। अगला एप्लीकेशन ये होता है कि मान लो एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज बिछाया गया है, चार्ज। तो बेटा यहां पर मैं सिग्मा डिफाइन कर दूं। सिग्मा होता है प्यारे बच्चों
चार्ज कितने एरिया पे बिठाया गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी जो सिग्मा है, सिग्मा इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया एक लॉन्ग थिन शीट है, लॉन्ग थिन शीट है, बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या बातें याद रखना है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लॉन्ग थिन शीट, ये शीट है बेटा, शीट है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, चार्ज है ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे खास बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर डिस्टेंस होता ही नहीं है, इसके अंदर डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हो प्यारे बच्चों, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हो ना, ध्यान से देखना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है देखो कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की बात करें तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में इनवर्सली है। पर यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की बात करोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं भी तुरंत बता दूंगा। फिर प्यारे बच्चों थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है इस चीज को समझना। थर्ड एप्लीकेशन ये होता है कि हमारे पास स्फीयर है, थिन मेटेलिक स्फीयर, थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है जिसको हमने चार्ज कर रखा है, चार्ज हमने इसको चार्ज कर रखा है। अब प्यारे बच्चों जब हमने इसको चार्ज किया है तो यहां पर डिफाइन होता है रो, ये होता है बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे तो अभी मैं पूरे वॉल्यूम में नहीं कर रहा हूं तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं, पर मैं आपको अलग से सिखा दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के पूरे हिस्से में मैंने चार्ज को बिछाया है, तो यहां पर एक डिफाइन करते हैं हम रो, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितना चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, इसका नाम होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाई चांस इसका हम यूज नहीं कर पाते, हमारे सिलेबस में नहीं है, स्कूल लेवल पे, जेई नीट लेवल पे बहुत यूज होता है। फिलहाल यहां पर देखो तो थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। अब यहां पर क्या क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये देखना, देखो मैंने बताया कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहां पर आप देखोगे तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है देखना, E इज इक्वल टू के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, जहां पर सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर इसका रेडियस है मान लो r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां क्यू का मतलब है कि इसके सरफेस पर कितना चार्ज है। इनसाइड पहला पॉइंट रखना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और सरफेस पे कभी निकालना हो, सरफेस पे, ये सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पर के का मतलब कांस्टेंट है, क्यू का मतलब है इसके ऊपर चार्ज कितना है, और आर का मतलब यहां पर रेडियस है, ध्यान रखना, आर का मतलब है रेडियस। और प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई कह दे, प्यारे बच्चों कि मुझे ना यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पूछे कभी भी, तो आउटसाइड के लिए ध्यान रखना होता है फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर रेडियस नहीं होता। यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो आप समझ पाओगे, ध्यान से देखो। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाए तो हमें समझ में आएगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, फिर एकदम से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर एकदम से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है इतनी, और फिर प्यारे बच्चों बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने की वजह से घटेगा, डिस्टेंस बढ़ गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से घटना स्टार्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों ये जो हमने ग्राफ का पार्ट बनाया है ये इनसाइड के लिए होता है, ये वाला जो ग्राफ की पार्ट हमने बनाया है ये सरफेस का होता है, सरफेस का, और ये वाला जो पार्ट बनाया है ये आउटसाइड का होता है, कि बाहर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। अब तुम्हें लगता होगा सर इतने में हमारा काम हो जाएगा क्या, नहीं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा इन तीनों को लेकर जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसी का बताता हूं, स्फेरिकल शेल वाला। देखो प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जहां पर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बोलेंगे देखो ये एक स्फेयर है, और आपसे बोलेंगे कि इस स्फेयर, ये स्फेयर के अंदर कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है बेटा खाली जगह, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, जैसे दांत में कैविटी हो जाता है ना, खाली हो जाता है दांत। बोलेंगे देखो यार ये स्फेरिकल, सुन लो, इस स्फेरिकल मान लो ऐसा है कुछ, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये है कैविटी, एक स्फेयर है, और स्फेयर में ये वाली जगह मान लो भरी होगी किसी वजह से, और ये कैविटी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया देखो हमने ना यहां पर एक प्लस चार्ज रख दिया अंदर कैविटी में, क्यू इन द कैविटी, क्यू इन द कैविटी, तो क्या क्या होता है सीख लो। अगर आप कैविटी के अंदर यहां पर चार्ज क्यों रख रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा ये समझना, इसके अंदर वाले सरफेस पे ऐसे माइनस माइनस चार्ज आ जाएंगे। मैं थोड़ा आपको इमेजिन कराता हूं अलग से डायग्राम बना के। देखो ये हमारा डायग्राम है जहां पर हमने चार्ज को यहां रखा है, ये प्लस क्यू को रखा है, तो बेटा इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, ध्यान रखना हमेशा। अगर आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज आता है, आपने सेंटर पे प्लस रखा है तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस का चार्ज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर अंदर वाले सरफेस पर माइनस चार्ज आया है तो इसके बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आएगा। सर समझ नहीं आया, ऐसे समझो कि अगर मैंने अंदर प्लस क्यू रखा तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, ये जो पूरे होंगे ना माइनस क्यू के बराबर होंगे, तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। मान लो मुझे क्वेश्चन आया कि भैया ऐसा मेरा क्वेश्चन है, और बोला कि देखो इसके बाहर पहले से ही प्लस क्यू चार्ज है, इसके बाहरी सरफेस पर पहले से ही प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैंने यहां पर एक
क्यू चार्ज और रखा है तो क्या होगा? अगर आपने यहां पर क्यू चार्ज रखा है तो पक्का ऐसा होगा कि यहां पर माइनस क्यू आएगा, क्योंकि आपने जो रखा है वो प्लस है। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस आया है तो बाहर वाले सरफेस पर एक प्लस भी आएगा। यानी बाहर अब टोटल कितना हो गया बताओ? बाहर अब टोटल हो गया है, एक तो पहले से प्लस क्यू था और एक अभी आपने प्लस क्यू पैदा करवा दिया, तो बाहर का आंसर पता क्या आएगा? प्लस क्यू, यानी क्यू प्लस क्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना था। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये वाला टॉपिक है इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आजकल मार्केट में पूछे जा रहे हैं। आजकल प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे बोलेंगे देखो हमारे पास एक लॉन्ग वायर है और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, तो बताओ इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा? फोर्स। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इस लॉन्ग वायर, ये जो लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर का क्या काम है? इस लॉन्ग वायर का काम था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगर आपको पता हो तो मैंने जस्ट अभी बताया कि इस लॉन्ग वायर की वजह से, ध्यान देना, इस लॉन्ग वायर की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों ये जो लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो आप बोलोगे फोर्स का फॉर्मुला होगा Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर Q की जगह पर Q ही लिखना और E की जगह पर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला था 2K लैम्डा R। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर किसी को मुश्किल क्वेश्चन बनाना हो तो मुश्किल क्वेश्चन वो कैसे बना सकता है कि आपसे बोले कि देखो यार यहां पर एक प्लस का वायर है, समझना ध्यान से, और आपसे बोले कि यहां पर एक चार्ज है, फिर बोल दे यहां पर एक माइनस का वायर है और बोल दे कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी d है, तो बताओ इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, मेन आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या दिमाग लगाओगे? आप बोलोगे देखो भाई ये जो प्लस वाला बंदा है वो फोर्स इस तरफ लगाएगा और उस फोर्स का फॉर्मुला कितना होगा बेटा? Q इंटू में E। फिर अगर ये माइनस वाला जो बंदा है, ये माइनस वाला बंदा, समझो मेरी बात को, देखो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, प्लस से तो इधर निकला, तो ये माइनस वाला क्या करेगा? माइनस वाला इस चार्ज को बुलाना चाहेगा। इस बात को समझो, देखो दोबारा समझो, अगर कोई प्लस का बंदा है तो इस चार्ज को धक्का देना चाहेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसी के बगल में अगर एक माइनस का बंदा है, माइनस, तो इस चार्ज को ये बुलाना चाहेगा। यानी एक धक्का मार रहा है और एक उसी तरफ खींच रहा है। थोड़ा फील करना, ऐसे फील करो। देखो अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का बंदा क्या कर रहा है? इस वाले चार्ज को धक्का मार रहा है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं। देखो ये प्लस है और ये चार्ज पार्टिकल भी प्लस है, तो इस प्लस ने इस प्लस को धक्का मारा और फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू में E। लेकिन अगर ये माइनस का बंदा है, ये माइनस का बंदा है, तो इस वाले प्लस को ये बुलाएगा तो इस तरफ एक और फोर्स लगेगा जो कि होगा Q इंटू में E। तो आप क्या बोलोगे? F1 F2 सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या आएगा बताओ? नेट फोर्स आएगा F1 प्लस F2 जो कि होगा Q इंटू में E प्लस Q इंटू में E। अब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए भी लगा सकते हो और इसके लिए भी लगा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एडवांस लेवल पे देखने को मिल सकता है। अब प्यारे बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ज्यादा फेमस क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आता है जो टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना प्लीज। आपसे बोला जाएगा देखो यार एक शीट है, अब ये शीट ना पॉजिटिव है और बोला जाएगा देखो इसके बगल में दूसरा शीट है। प्यारे बच्चों इसके बगल में दूसरा शीट है, समझना ध्यान से, बाकी अलग से हम क्वेश्चन तो कर ही रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस सीखते रहो। तो एक शीट यहां पर है, एक शीट यहां पर है। आपसे बोले जाएंगे देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, बताओ ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर। एक काफी फेमस क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही गजब ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक क्या रहेगा बेटा? अगर ये पॉजिटिव का बंदा है तो इस पॉजिटिव से इस तरफ एरो निकालो ऐसे, और इस पॉजिटिव से आगे भी एरो निकालो ऐसे। मतलब मैंने क्या किया, इसके आगे से भी एरो निकाला, पीछे से भी निकाला, आगे से भी निकाला। अब सेम अब जो ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा, इसका भी अगर ये प्लस है तो इसके प्लस से इस तरफ एरो निकालो, इस तरफ पीछे की तरफ, और इस प्लस से आगे भी एरो निकालो। अब आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता रहा हूं, देख लो। मान लो उसने मुझसे ए पर पूछा है, समझ में मैंने क्या किया है? इसका प्लस पकड़ा आगे, इसका प्लस पकड़ा बिल्कुल आगे, फिर इसका हमने इसका प्लस पकड़ा आगे, इसका प्लस पकड़ा इधर। अब ए पॉइंट पर देखो दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पर वो E1 प्लस E2 होगा। पहले वाले का फॉर्मुला होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे वाले का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहां पर एक खास बात ध्यान देना, जब आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो डोंट टेक साइन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का साइन नहीं लेना है, सिंपल ऐसे लिखना है। अभी मैं क्वेश्चन करके बता दूंगा, आप समझ जाओगे इसका लाइन का क्या मतलब है, बस अभी वेट करो। जब मैं बी पॉइंट पर आया तो मुझे लगा एक आगे है एक पीछे है, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 माइनस E2, माइनस होगा आपस में, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट, और यहां पर ब्रैकेट लगा के चलना ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आए तो पॉजिटिव हो जाए। यहां पर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, दिख रहा है क्या? तो यहां पर ई नेट जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जो इसी वैरायटी से एग्जाम में आता है कई बार। वो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? आपसे बोलेंगे देखो जी एक प्लस का है जी, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एक माइनस का दे दे आपको, बोले जी यहां पर एक माइनस का है जी, बहुत ही माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का। और प्यारे बच्चों आपसे ऐसे बोले, क्या बोले कि बताओ ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने इस प्लस को पकड़ा
और प्लस से पीछे निकाल दिया ऐसे, और प्लस से आगे ले गए, आगे ऐसे। तो प्लस से बेटा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी निकाल दिया और आगे भी निकाल दिया। लेकिन माइनस वाले के लिए क्या, तो सीख लो पहले, अगर कोई माइनस चार्ज है तो माइनस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर बुलाता है, ये सबको पता होना चाहिए। माइनस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर बुलाता है। अगर यही अगर प्लस होता, समझो अगर यही कोई प्लस होता तो ये बाहर फेंकता, प्लस से निकलता है बेटा, प्लस से निकलता है पर माइनस अंदर बुलाता है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे इस केस में, माइनस वाले केस में क्या करोगे, ये देखो अगर ये माइनस है तो माइनस अंदर बुलाएगा, तो माइनस की तरफ ऐसे लाइन खींच के ले जाओ अंदर, और इधर से भी माइनस के अंदर ले जाओ, और एरो लगाते चलो जहां आपको लगे नीड है, एरो लगाते चलो कि भाई माइनस अंदर बुला रहा है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर क्या फॉर्मूला आएगा प्यारे बच्चों, E1 माइनस E2। अब मैं क्या कह रहा था, देखो एग्जाम में आपको दिया होगा, इसको बोला होगा प्लस सिग्मा और इसको बोला होगा माइनस सिग्मा, इसको प्लस सिग्मा बोला होगा, इसको माइनस सिग्मा बोला होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप यहां पर पुट करोगे तो आप बोलोगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये वाला माइनस साइन हम खुद ही लगा रहे हैं देख के कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहां पर सिंपल सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट बस। मतलब आप ये वाला माइनस यूज नहीं करेंगे। आप सोचेंगे देखो यहां भी एक माइनस दिया है, तो तुम सोचोगे अच्छा एक तो ये फॉर्मूले का माइनस है और मैं E2 लिख रहा हूं, तो E2 का मतलब है मुझे इसका लिखना है, तो आप ये माइनस मत इस्तेमाल करना है, माइनस सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट। तो ये गलत हो जाएगा आपका। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम ना ये माइनस प्लस सब अपने हिसाब से कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर माइनस दिया हो ना, तुम अपने मन में उसको प्लस ही रखना बस, भले ही वहां माइनस दिया हो पर तुम्हारे मन में सिर्फ सिग्मा है। तो अगर ये सिग्मा 1 है तो ये सिग्मा 2, ये माइनस का सिग्मा भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए सिग्मा 2 ही है, ताकि तुम सिंपल लिख सको सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये माइनस आपके काम का नहीं, वो बस दिया हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो देखो अगर कोई बच्चा यहां पर सोचे कि नहीं भाई सिग्मा 2 तो माइनस है, तो फालतू में यहां माइनस लगाएगा, गलत बात। हमें इसको देखना है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस, हमें इसको देखना ही नहीं है। यानी जो लाइन लिखी थी सुन लो, डोंट टेक साइन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का साइन लेना ही नहीं है। अब बेटा यहां पर क्या होगा, देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों आपस में माइनस, सिग्मा 1/σ2 आपका नेट आंसर आएगा, माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस फेमस है। वैसे फेमस तो हजारों लाखों क्वेश्चंस है, बट अभी मैंने आपको थ्योरीज के साथ साथ आइडिया दिया जितना मुझसे इंपॉर्टेंट हो सकता था। अब इस चैप्टर में कोई कुछ बचा है तो मुझे बताओ, कुछ बचा है तो, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। बाकी हम डेरिवेशन की पूरी सीरीज दोबारा बैठ के बड़े से ट्रिक के साथ करेंगे। लव यू ऑल। किसी कोई शिकायत है तो आप मुझे प्लीज मुझे बताएं। और जी पढ़ लिया, अपना काम बनता, अब कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो कि फ्री में बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लव यू ऑल, खूब तरक्की करो।